हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी के प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष प्रस्तुत होते आ रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट कर चुके हैं। देखिएगा, डेली आपकी 7 बजे क्लास हो रही है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो चुकी है और ऐसे ही आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होती भी रहेगी। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको दो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि आपके लिए 500 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला तैयार की गई है, जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दी जाएगी। किस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है? तो दोस्तों, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, उन्हीं 500 क्वेश्चन में, और 500 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में, यानी कि 500 क्वेश्चन आपके जीके के और 500 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के, जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले हैं। तो उसी के लिए आपको इस पे व्हाट्सएप करना है हमें। ठीक है, और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर 2 बात है कि करंट अफेयर्स के लिए इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना, कोई भी रुपए नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। सबको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। ठीक है, तो देखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके लिए बहुत मेहनत करके 500 क्वेश्चन बनाए हैं। करंट अफेयर्स की क्लास भी आपके बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो करंट अफेयर्स की क्लास को हम कैसे शुरू करेंगे? दिसंबर, कंप्लीट दिसंबर को पैकेज खत्म करेंगे। उसके बाद नवंबर का, फिर अक्टूबर का, फिर सितंबर का। सितंबर के बाद जितने भी 6 मंथ के आपके होंगे, उसी तरह से एक मंथ में एक वीडियो में आपकी पूरी क्लास का हम निपटारा कर देंगे। ठीक है, पूरी क्लास का सुहा कर देंगे। एक ही में वही क्वेश्चन आएंगे। अगर वो क्वेश्चन नहीं आते तो भाई पता नहीं करंट अफेयर्स कहां से आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में ही करंट अफेयर्स आएगी आपको। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास भी बहुत जल्द आपके लिए, और अभी शुरू करते हैं आपके वही क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपके लिए डेली क्लास मिलने वाली है। ठीक है, अभी कुछ टॉपिक वाइज भी क्लास आपको मिलने वाली है। जैसे भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन आते हैं, आपने हर पेपर को देखा यूपी पुलिस के, भारत के पड़ोसी देशों के क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसे नीति आयोग हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं होगी, छोटे छोटे टॉपिक की भी एक ऑलरेडी जबरदस्त तरीके से आपके समक्ष स्टैटिक जीके के अंतर्गत उसकी भी क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं लवण प्रभावित क्वेश्चनों से। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका इतना जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आंसर बताइएगा क्या है कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? आगरा और अलीगढ़, मेरठ और मुरादाबाद, बस्ती और गोरखपुर, झांसी और चित्रकूट। यानी कि पूछा है कि जो लवण मृदाएं होती हैं वो उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में आपके पाई जाती हैं। तो किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उससे पहले अगर मैं बात करूं मृदा की, अगर बात यहाँ पर आ रही है, यानी कि यहाँ पर बात अगर मृदा की आ रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि मृदा दिवस हम कब बनाते हैं। तो मृदा दिवस हम कब बनाते हैं? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। तो यह लिख सकते हैं हम। देखिएगा, जितना भी पॉइंट है वो आपको यहाँ से लिखना है। विश्व मृदा दिवस कब बनाते हैं हम? तो विश्व मृदा दिवस आपको 5 दिसंबर को बनाते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझिएगा। भारत में सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जाती है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। मैंने आपको बताई भी है कई बार, जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है भारत में सबसे ज्यादा। और जलोढ़ मिट्टी जो हमारी होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और एक होती है आपके खादर। ठीक है, बांगर होती है आपके और होती है खादर। ठीक है, खादर कहते हैं आपके नवीनतम मिट्टी को, नवीनतम मृदा को आपको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और बांगर किसे कहते हैं? तो बांगर जो होती है उसे पुरानी मृदा को कहते हैं। याद रखिएगा, ये पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। समझते हैं कि भाई पुरानी मृदा कैसी हुई और आपकी नवीनतम मृदा कैसी हुई। तो भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सबसे अधिक आपके जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? तो 43.4% भाग पर आपके जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, फुल डिटेल में देखेंगे, क्योंकि फुल डिटेल देखने के बाद ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। क्वेश्चन से क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन फुल डिटेल हम टॉपिक को करेंगे तो उससे आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा 43.4% भाग पर आपकी मृदा पाई जाती है, जो कि जोड़ मृदा है आपके। ठीक है, अब देखिएगा बांगर हो गई आपकी और आपके खादर हो गई। देखिएगा, बाढ़ जब आती है तो उससे पहले भी जमीन पर एक मिट्टी होती है, और जब बाढ़ चली जाती है तो उसके बाद आप लोग देखते हो कि नई मिट्टी हमारी आती है। तो जमीन पर जो पुरानी मिट्टी होती है उसको हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। जो नवीनतम मिट्टी बनती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम खादर कहते हैं। ठीक,
उसको क्या कहते हैं, खाद्र कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो नवीनतम मिट्टी को क्या कहा हमने, खाद्र कहा। अब प्रश्न हमारा क्या है कि किन मंडलों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। तो 18 मंडल में से बहुत सारे मंडल होंगे, जैसे उन्नाव आपका हो गया, कानपुर आपका हो गया, इन सभी में भी आपके लवणीय मृदा पाई जाती है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहां पर पाई जाएगी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बस्ती, गोरखपुर, झांसी और चित्रकूट। आगरा, आगरा की स्थापना किसने करी, तो आगरा की स्थापना हम कह सकते हैं सिकंदर लोदी ने की थी। इसलिए सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। अलीगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आंसर भी क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर होगा आपके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होने वाला है, और होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिएगा कि मेरठ, मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है मेरठ, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है आपके। और अगर बात करें कि मुरादाबाद किससे प्रसिद्ध है, तो पीतल नगरी, पीतल नगरी के लिए प्रसिद्ध है आपका क्या, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद आपकी पीतल नगरी। लेकिन अगर यहीं से मैं प्रश्न को घुमाता हूं कि पीतल की मूर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो देखिएगा पीतल, पीतल की मूर्तियों के लिए, तो पीतल की मूर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश का मथुरा प्रसिद्ध है। कौन सा, आपके मथुरा में सबसे ज्यादा पीतल की मूर्तियां मिलती हैं। और पीतल नगरी किसे कहते हैं, तो पीतल नगरी जब भी क्वेश्चन पूछाता है कि पीतल की मूर्तियों के लिए, तो भाई कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, स्टूडेंट की मजबूरी आती है उसका कंफ्यूजन। क्यों, क्योंकि पीतल नगरी तो पड़ी है, तो मुरादाबाद को टिक कर देता है, भाई ये गलत है। ठीक है, झांसी हो गया, चित्रकूट हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर किस नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, राप्ती रिवर के किनारे है आपके गोरखपुर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बस्ती और गोरखपुर का हो गया, झांसी और चित्रकूट का हो गया, ये सब गलत हो गया। ऑप्शन क्या होगा, आगरा व अलीगढ़ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कल मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि रामसर स्थल वाले क्वेश्चन जो बताए थे, जिसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल को होमवर्क देना है आप लोगों को। अब मान लीजिएगा अगर ये पेपर के क्वेश्चन होते, तो ये क्वेश्चन पेपर में भी तो आ गया, तो हमें होमवर्क करना चाहिए। क्या करना चाहिए, होमवर्क, तभी हम सक्सेस मिल पाएगी। गृह कार्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, गृह कार्य को हमें करना चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिल पाएगी। तो होमवर्क जो हम पीछे छोड़ा है, उसको आज की डेट में होमवर्क से, जो आज की डेट में जो नाम बना है वो बना है रिवीजन। क्या बना है, रिवीजन। तो रिवीजन हमें डेली वर्क पर करना है, यही हमारा होमवर्क भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन सा रामसर स्थल है भाई जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो देखिएगा रामसर स्थल आपके रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आए थे। रामसर स्थल रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आए थे। ठीक है, तो रामसर स्थल आपके रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आए थे, और ये हुआ था आपके 2 फरवरी 1971 में। और आपके कहां पर है रामसर सम्मेलन, कहां हुआ था, ईरान में हुआ था। अब देखिएगा कि भारत इसका सदस्य बना था 1 फरवरी 1982 को, भारत इसका सदस्य बना था। और 2 फरवरी को हम बनाते हैं आर्द्रभूमि दिवस। तो आर्द्रभूमि दिवस हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि रामसर सम्मेलन आपके आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित हैं। क्योंकि रामसर सम्मेलन आपके आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। किससे संरक्षण से संबंधित है, किसके, आर्द्रभूमि के। तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है आपका रामसर सम्मेलन, जो कि आपके देखिएगा जैसे सूर सरोवर हो गया, समस्तपुर हो गया, सरसई हो गया, और सुरिनसर मानसर झील जो आपके है, ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये कहाँ है, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ये कहां पर है, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपके कहां पर है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या ये ठीक है, यानी कि ये जम्मू कश्मीर में है, ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है।
ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब देखिएगा सूर सरोवर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, कहां पर आपके, आगरा में है। कहां पर है, आगरा में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करेंगे तो रायबरेली, ठीक है, रायबरेली में है आपके, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर सरसई नावर की बात करेंगे तो आपके कहां पर है, इटावा में। कहां पर है आपके, इटावा में है, तो इसको याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में देखिएगा सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है आपके, वो कहां पर है आपके, तमिलनाडु में। तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल आपके तमिलनाडु में है। कितने हैं आपके, 14। उसके बाद सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर है, यूपी में। यूपी में कितने हैं रामसर स्थल, 10। तो 10 यूपी में है। जैसे 3 तो हमने पढ़ लिए, और अगर हम पढ़ें तो देखिएगा नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है आपके, उन्नाव में है। इसे चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। जैसे बोल सकते हैं सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है आपको, होमवर्क में मैंने दिया था क्वेश्चन, तो शायद उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिए होंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, ठीक है। तो और भी आपके कई सारे, कितने, 5 आपके और भी हैं। जैसे अगर मैं आपको सब बता दूंगा तो आपके होमवर्क का क्या में क्या होगा। जैसे बखीरा कहां पर है, संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में आपके बखीरा है, जो नया शामिल किया गया। उसके बाद अगर मैं पूछूं हैदर भूमि, तो हैदर भूमि कहां पर है आपके, बिजनौर, मुजफ्फरपुर बिजनौर के बॉर्डर पर है, जो कि पहले कहां था, जो कि पहले आपके उत्तराखंड में था, ठीक है, एबाउट पर है। तो मैंने आपको 3 और 2 5 और 2 7, अब आपकी होमवर्क का आंसर जो है वो आपको 3 बताने हैं कि 3 भाई मेरे कहां पर हैं, ठीक है, 3 आपके कहां पर हैं, वो 3 आप ही के लिए हैं। तो आर्द्रभूमि दिवस हम कब मनाते हैं, तो आर्द्रभूमि दिवस हम मनाते हैं भूमि संरक्षण दिवस, यानी कि आर्द्रभूमि दिवस हम मनाते हैं 2 फरवरी को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दुधवा, पीलीभीत, कॉर्बेट या राजाजी। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, ये मैंने आपको बताया था। कितने टाइगर रिजर्व हैं आपके, तो टाइगर रिजर्व हैं आपके 4। कितने टाइगर रिजर्व हैं, 4। 4 में जो पहला है उसे हम कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क। क्या कहते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व कहते हैं। दूसरे का नाम था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अगर तीसरे की बात करेंगे कि भाई तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे, तीसरा आपका पीलीभीत है। क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और चौथा टाइगर रिजर्व आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है। क्या है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ये 4 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। दुधवे की अगर बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी, दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर है आपके, लखीमपुर खीरी में, ठीक है, याद रखिएगा लखीमपुर खीरी में। अगर अमनगढ़ की बात करेंगे तो अमनगढ़ कहां पर है आपके, बिजनौर में है। कहां पर है आपके, बिजनौर में है। अब पीलीभीत की बात करेंगे तो आपकी पीलीभीत में है, ठीक है। और अगर रानीपुर की बात करेंगे तो आपके कहां पर है, चित्रकूट में। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कोई सेशन हो नहीं सकता भाई। एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शायद कोई नया स्टूडेंट इसलिए नहीं पढ़ रहा होगा क्योंकि आपके पेपर नजदीक में है, तो प्रैक्टिस सेट ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट अच्छे हुए तो आप लोगों का सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा। तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा दीजिएगा और डेली अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को लगाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया, राजाजी। राजाजी आपके कहां पर है, उत्तराखंड में है, मान लीजिएगा राजाजी आपके कहां पर है, उत्तराखंड में है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई जिम कार्बेट भी कहां पर है, जिम कार्बेट आपके उत्तराखंड में है। तो मैंने आपको बताया कि पहले अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां था, तो पहले उत्तराखंड से बॉर्डर स्पर्श करता था, यानी कि उत्तराखंड कोई नहीं था, उत्तराखंड कुछ भी नहीं था। लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या बन गया, उत्तराखंड बन गया। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है कौन सा, जिम कार्बेट।
भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट। यानी कि सबसे पहला टाइगर रिजर्व कहां पर बना? जिम कॉर्बेट। उस टाइम इसे हेली रिजर्व के नाम से जानते थे। अमनगढ़ किसका पार्ट है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो आपके जिम कॉर्बेट का पार्क है, जिसे जानते थे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से। और इसके बराबर में जो नदी बहती है उसे कहते हैं रामगंगा रिवर। कौन सी रिवर? आपके रामगंगा रिवर। ठीक है, तो दुधवा हो गया आपका, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया, राइट। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया, राइट। चलिए, जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब बनाया गया? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट अफेयर्स में ही है अभी क्वेश्चन। कब बनाया गया? शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी डे कब बनाया गया? 15 जून को, 17 जून को या 20 जून को? बताइएगा। तो 17 जून की अगर हम बात करें तो 17 जून को एक दिवस मनाते हैं जिसे हम कहते हैं विश्व मरुस्थलीय, विश्व मरुस्थलीय व सूखाकरण, सूखाकरण दिवस मनाते हैं। विश्व मरुस्थलीय व सूखाकरण दिवस मनाते हैं। कब बनाते हैं हम? 17 जून को बनाते हैं। कब बनाते हैं भाई मेरे? 17 जून को बनाते हैं। 20 जून की अगर बात करेंगे तो 20 जून को तो शरणार्थी दिवस ही मनाते हैं। 15 जून की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पवन दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पवन दिवस मनाते हैं, पवन दिवस। ठीक है, जैसे अगर मैं एक बात बोलूं कि कौन से दिवस पेपर में आ सकते हैं, पेपर में मैचिंग करने के लिए भी दिवस आ सकते हैं। जैसे मैं आपको दे रहा हूं बट आपको ही अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, आप अपनी कॉपी में खुद ही लिख लीजिएगा भाई। मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, और एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिवस से लेकर आपके आने वाला है। ठीक है, 5 जून को तो सभी को पता होगा, लेकिन हर बार पता है उसके बाद भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, और 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर हम लिखेंगे 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 18 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं। ये वो दिवस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो भाई ये जो दिवस हैं ये आप लोगों को ही लिखने हैं, ये आपको ही लिखने हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ ये बता दिए। अगर हम 30-35 दिवस बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, यही आपके पेपर में आ भी जाएंगे इसी में से, क्योंकि मैचिंग करने के लिए भी तो आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? बहुत सरल प्रश्न है। कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? तो देखिएगा, छोटे और बड़े दोनों में बात कर लेते हैं, अंतर क्यों रखते हैं। ठीक है, अंतर तो रखने का एक अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हम उसके अंतर्गत अंतर रखते हैं। जैसे देखो, अंतर बना दिया। अंतर किसने बना दिया? मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अंतर बना दिया। कितना अंतर बना दिया? लोग, शादियों का सीजन चल रहा है, लोग घूमने आते थे मालदीव, लेकिन मोदी जी ने डुबकी कहां लगा दी? लक्षद्वीप में। तो लोग अब मालदीव छोड़ के कहां जाते हैं? लक्षद्वीप। सरकार गिरने वाली है वहां पर। ठीक है, क्योंकि वहां पर रुपए पैसे की कमी हो गई, क्योंकि लोग घूमने नहीं गए। तो इसलिए बेइज्जती नहीं करो। अंतर है तो ठीक है, लेकिन उसी प्रकार से आपको पढ़ना भी है, उसी प्रकार से आपको पढ़ना भी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे छोटा भी बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा भी बात कर लेते हैं। इधर मैं लिख लेता हूं सबसे बिगेस्ट कौन कौन से जिले हैं और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा जिला है। बिल्कुल, आपका दोनों तैयारी हो जाएगी। तो देखिएगा, तैयारी, तैयारी को मेन उद्देश्य क्या है? नौकरी करना। किसके लिए पढ़ते हैं? नौकरी करने के लिए। तो नौकरी जब ही करेंगे जब तैयारी बहुत बेहतरीन होगी, लेकिन तैयारी बेहतरीन तो नौकरी बेहतरीन, और नौकरी बेहतरीन तो सैलरी बेहतरीन। ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर मन को शांत रखना है तो एकाग्र रखिएगा, चिंतन करिएगा। उसके अंतर्गत चिता के समान नहीं चिंतन करना है, पढ़ाई के समान चिंतन करना है। रिवीजन बेहतरीन तरीके से करना है, क्लास करने से पहले रिवीजन करके आना है, और बैठना है एकदम, और क्लास को रीड करना है। अच्छे से सुनिएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, स्मॉलेस्ट हो गया और आपका आपका हो गया। ठीक है,
तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, देखिएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है आपके 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भाई उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। कितना है, भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। राइट, याद रखिएगा इस बात को। तो इतना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है आपका, उसी में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है आपका, लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। लखीमपुर खीरी के बाद बात करेंगे तो सोनभद्र का सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपके हरदोई, और चौथे नंबर पर जहां सबसे अधिक जनजाति रहती है उसे क्या कहते हैं, सीतापुर। सबसे छोटे की बात करेंगे तो आपके भदोई हो गया, सॉरी, सबसे छोटे की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे छोटा जो आपका आएगा क्या आएगा, सबसे पहले हापुड़। हापुड़, हापुड़ के बाद अगर बात करेंगे तो भदोई आपका हो गया। ठीक है, भदोई के बाद आपका क्या होगा, गाजियाबाद। ठीक है, तो याद रखिएगा टॉप 3 आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर टॉप 3 आपको याद हो गए अच्छी तरीके से, टॉप 3 अगर याद हो गए अच्छी तरीके से तो आपको ओवरऑल सब याद हो जाएंगे। क्योंकि प्रश्न ये भी आ सकता है कि टॉप 3 में कौन सा शामिल नहीं है, तो हम कह सकते हैं हापुड़ भदोई आपके हो गया, और उत्तर प्रदेश में क्या हो गया आपके, ठीक है, शामली हो गया आपके, क्या हो गया आपके, शामली हो गया। राइट, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त इसका आंसर, और आपका आंसर क्या होगा, हापुड़। हापुड़ सबसे छोटा है, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है आपका हापुड़। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्राम कहते हैं, तो पूर्व के ग्राम के नाम से किसे जानते हैं, पूर्व का ग्राम किसे कहते हैं। ठीक है, एक आपका है कि पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, है ना, पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, जौनपुर को। किसने बनाया था, तो जौनपुर में दो शासक थे, एक तो जौना खा यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया गया था, जिसे हम एमबीटी बोल सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया गया था। किसने बनवाया था, एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, यानी कि एमबीटी की याद में बनवाया गया था। बनाया किसने था, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। राइट, अब देखिएगा पूर्व का ग्राम किसे कहते हैं, तो पूर्व के ग्राम की अगर बात करेंगे तो पूर्व का ग्राम किसे कहते हैं, गुलाबों का शहर, इत्र का शहर, कन्नौज को कहते हैं। किसे कहते हैं, कन्नौज को कहते हैं। राइट, कन्नौज को इत्र का शहर कहते हैं, इत्र का शहर कहते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि इत्र, इत्र का जनक किसे कहते हैं, या इत्र की जो आपके जनक यानी कि फादर होते हैं, जो उसकी माता होती है, वो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इत्र का आविष्कार किसने किया, ओवरऑल समझिएगा, इत्र का सबसे पहले आविष्कार किसने किया, सबसे पहले इत्र किसने निकाला था, तो सबसे पहले गुलाबों से जो इत्र निकाला था वो अस्मत बेग ने निकाला था। अब आप बोलेंगे कि अस्मत बेग आखिर कौन है, तो अस्मत बेग कौन है, नूरजहां की मां। नूरजहां कौन है फिर, जहांगीर की पत्नी, और जहांगीर की पत्नी है अगर नूरजहां, तो जहांगीर कौन था, अकबर का बेटा था। फिर अकबर किसका बेटा था, हम कह सकते हैं अकबर जो बेटा था वो हुमायूं का बेटा था। और सबसे पहले गयास बेग की पत्नी अस्मत बेग ने सबसे पहले इत्र का आविष्कार किया था। किसका, इत्र का आविष्कार किया था, ये याद रखिएगा। तो गुलाबों का शहर कहते इत्र को, ठीक है, इत्र का शहर कहते कन्नौज को। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके, क्या आपके यूईएफ नेशन लीग फाइनल 2023 का खिताब किस देश ने जीता था। देखिएगा इसका जो फाइनल हुआ था वो आपके कहां पर हुआ था, नीदरलैंड्स में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो पहला पॉइंट तो ये है कि हुआ कहां था, तो आपके नीदरलैंड्स में हुआ था। विजेता कौन था, विजेता आपके स्पेन था। उपविजेता क्या था, उपविजेता आपके क्रोएशिया था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि स्पेन ने किसे हराकर विजेता बना था, तो ये भाई सेकंड विजेता था,
और स्पेन इसका पहला विजेता था, यानी कि आंसर क्या होगा स्पेन। देखिएगा कैपिटल करेंसी का आपका मामला चलता रहता है, तो देखिए कैपिटल स्पेन की क्या है आपके मैड्रिड, मैड्रिड किसकी कैपिटल है, ठीक है। और क्रोएशिया की कैपिटल है आपके जागरेब, क्या कैपिटल है जागरेब, ठीक है, क्या है जागरेब कैपिटल है। नीदरलैंड्स की बात करेंगे तो एम्स्टर्डम कैपिटल है, ब्राजील की ब्राजीलिया कैपिटल है। तो कैपिटल करेंसी का भी रेशियो चलता है और कैपिटल करेंसी का रेशियो आपको याद भी करना है, ठीक है। कुछ बात अगर तुम्हें नहीं आ रही है समझ में, कोई प्रॉब्लम हो रही है कि सर तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए भाई आपके लिए नंबर भी तो दे रखा है ना मैंने, आप परेशानी को अपनी बता सकते हैं, डायरेक्टली करेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने साम्राज्य क्या करा, साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत पर फैला दिया था। यानी कि जहां पर आपको दक्षिण, सबसे बढ़िया ट्रिक बताओ, जहां पर आपको दक्षिण दिख जाए कि दक्षिण पर कौन सा व्यक्ति था जो पूरी तरह से स्थापित कर चुका था, तो देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, उसको आंसर में लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। क्या लगा दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी आंसर लगा दीजिएगा, एकदम सटीक आंसर बैठेगा कि भाई दक्षिण तक भी कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, सिकंदर सहानी द्वितीय की उपाधि, सिकंदर सहानी द्वितीय की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो सिकंदर सहानी द्वितीय की उपाधि से सम्मानित हुआ था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सम्मानित हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सहानी द्वितीय की उपाधि से सम्मानित हुआ था, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खिलजी वंश से संबंधित था। जून 2023 में मुख्यमंत्री हमारे कौन है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया, तो बताइएगा ये संग्रहालय आपके किस जिले में बनाया गया। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका, लेकिन उस टाइम मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ाया था कि पहला जनजातीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया था। अब क्वेश्चन की चेंज कर दी, थारू जनजाति की बात अगर करेंगे तो देखिए दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाती है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाते हैं। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में जनजाति पाई जाती है, राइट। क्या होगा आपके बलरामपुर, क्या होगा दोस्तों बलरामपुर आंसर होगा, ठीक है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था, देखिएगा कि बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत जल्द एक बड़ा सा टॉपिक लेके आ रहा हूं बांग्लादेश पर, जो आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें, और आपके लिए एकदम सटीक क्वेश्चन बैठेगा। जितने भी क्वेश्चन आज तक बांग्लादेश के देश से बने हुए हैं आपके पेपर में आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा की जाएगी, आपके लिए एक अलग से बेहतरीन से सेशन डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा बांग्लादेश, तो देखिएगा भारत व पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को। बहुत सारी आपने कहानियां सुनी होंगी विभाजन की, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश की बात है। तो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो ये तो पता आप लोगों को भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है, और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। उससे पहले आपके दो बने थे, दो पाकिस्तान बने थे, एक तो पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात सिर्फ कर रहे हैं, और अब के पश्चिमी पाकिस्तान, क्या था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान था, एक आपके पूर्वी पाकिस्तान था, राइट। तो आप जी देखिएगा, अब पूर्वी पाकिस्तान था और आपके पश्चिमी पाकिस्तान था, राइट। अब दो पाकिस्तान जब थे, तो देखिएगा पूर्वी पाकिस्तान आज के समय में क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। पूर्वी पाकिस्तान को क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं, और पाकिस्तान को हम किस नाम से जानते हैं, तो पाकिस्तान को हम जानते हैं आपके पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से। क्योंकि आज का जो पाकिस्तान है इसे हम पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, पहले हम इसे पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। अब पूर्वी पाकिस्तान क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, और इसने अपनी घोषणा कर दी स्वतंत्रता की। कब घोषणा कर दी, 1971 में। कब घोषणा कर दी, 1971 में घोषणा कर दी। तो देखिएगा 2 अक्टूबर 1974 वाला तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो घोषणा कर दी थी, ठीक है। युद्ध कब समाप्त हुआ था, देखिएगा युद्ध तो स्टार्ट हो चुका था और युद्ध समाप्त भी हो चुका था। तो युद्ध समाप्त हो गया, तो पूर्वी पाकिस्तान आज की डेट में किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान को। तो कौन सी तारीख होगी आपके, 19 नवंबर। वैसे तो 16 नवंबर आपके होती है, लेकिन ऑप्शन में आपके 19 नवंबर
1971 को। कब समाप्त हुआ? तो 19 नवंबर 1971 को युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? तो देवनाम प्रिय के नाम से किसे? अशोक को, अश्वमेध को, कनिष्क को या खारवेल को? खारवेल से आपके हिस्ट्री में एक अभिलेख संबंधित है जिसे कहते हैं हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? आपके खारवेल से। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? आपके खारवेल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, खारवेल से आपके हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है। कनिष्क की अगर बात करेंगे तो कनिष्क आपके देखिए कुषाण वंश के संस्थापक नहीं थे, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, जिनकी दो राजधानी थी। पहली राजधानी थी आपकी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, बाकी कनिष्क के बारे में हम डिटेल पार्ट में भी पढ़ेंगे। देवनाम प्रिय के नाम से किसे जानते हैं? तो अशोक को जानते हैं। किसके? अशोक के। अशोक ने शिलालेख दिए थे। क्या दिए थे? शिलालेख दिए थे। शिलालेख क्या होते हैं? पत्थर पर लिखे गए लेखों को हम क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं। जो सबसे पहले 1837 में जो लास्ट ईयर यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है, जिसे जेम्स प्रीसेप ने खोजा था। किसने खोजा था? जेम्स प्रीसेप ने खोजा था। और जेम्स प्रीसेप ने जो अभिलेख खोजा था वो आपके किस लिपि में था? ब्राह्मी लिपि में था। किस लिपि में था? ब्राह्मी लिपि। बोर्ड पर देखिएगा, अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आप समझ ना पाओ, कोई पॉइंट ऐसा होगा ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। सिर्फ भाषा को याद रखिएगा, सुनिएगा अच्छी तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप लोग मेहनत करिएगा। अब देखिएगा अशोक के बारे में निपटाते हैं, अशोक को अभी जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, ठीक है, शिलालेख सबसे पहले किसने खोजा? जेम्स प्रीसेप ने खोजा। ब्राह्मी लिपि में शिलालेख मिला था पहला। और आपकी अगर बात करें शिलालेख, तो शिलालेख आपकी 4 लिपियों में रखे गए थे। किसमें? 4 लिपि में। सबसे पहले आपकी ब्राह्मी लिपि थी। लिपि मतलब होता है लेखन की कला। फिर आपकी खरोष्ठी लिपि थी। फिर आपके अरमाइक लिपि थी। अरमाइक लिपि थी। और फिर अगर हम बात करें अरमाइक के बाद अगर बात करें ओवरऑल की, तो किसकी लिपि अगर मानेंगे तो लिपि हम मानेंगे यूनानी लिपि, या कह सकते हैं यूनानी को हम ग्रीक भी कह सकते हैं। यानी कि 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। कितनी? 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। अब 4 लिपियों का जैसे ही हमने प्रयोग किया तो देखिएगा आपकी ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है वो कैसे? ब्राह्मी लिपि वही लिपि है जो हम लिखते हैं। ब्राह्मी लिपि वही लिपि है जो हम लिखते हैं। यानी कि हम किधर लिखते हैं? हम लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं। तो लेफ्ट से टू राइट कैसे लिखी जाती थी ब्राह्मी लिपि? तो राइट टू लेफ्ट कैसे लिखी जाती थी? ठीक है, सभी अभिलेख आपके ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, लेकिन 2 अभिलेख आपके खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, जो कि मानसेरा और शाहबाजगढ़ी। मानसेरा और शाहबाजगढ़ी के जो अभिलेख जो मिले हैं वो आपके कैसे मिले हैं? शाहबाजगढ़ी के जो अभिलेख आपको मिले हैं वो किस टाइप के अभिलेख मिले हैं? तो वो आपके पाकिस्तान से मिले हैं, जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे गए? खरोष्ठी लिपि में लिखे गए, जो कि आपको कहां से मिले? पाकिस्तान से मिले हैं। ठीक है, किससे मिले हैं? पाकिस्तान से आपको मिले हैं। उसके बाद ये तो आपके पॉइंट हो गए कि पाकिस्तान से भाई ये मिल गया आपको ओवरऑल। उसके बाद एक अभिलेख है जिसे कहते हैं 13वां शिलालेख। क्या कहते हैं इसे? हम 13वां शिलालेख कहते हैं। ठीक है, 13वां शिलालेख। चलिए, 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। और जब कलिंग युद्ध का जब विवरण मिला था हमको, ठीक है, तो कलिंग युद्ध का विवरण मिला था 261 बीसी। याद रखिएगा, कब? 261 बीसी। कलिंग कहां पर है? कलिंग आपके उड़ीसा में। कलिंग कहां पर है? उड़ीसा में। आपके 2 नदियों के तट पर है, एक तो महानदी और दूसरी आपकी गोदावरी नदी। कौन सी नदी? आपकी गोदावरी। तो 2 नदियों के तट पर है आपकी। ठीक है, एक तो आपके महानदी, दूसरी आपकी गोदावरी नदी। तो 2 नदियों के तट पर है आपके। ठीक है, याद रखिएगा। 13वां शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है? आपकी 13वां शिलालेख है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट जबरदस्त तरीके से याद करिएगा। अगर याद नहीं होते तो उनको बार बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि यही आपके पेपर में आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। भाई कल मैंने फुल डिटेल में पढ़ाया था इस क्वेश्चन को, ये फिर से पूछा गया है। लेकिन उस टाइम पूछा गया था मगध का संस्थापक कौन है, अब पूछा गया था
कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। तो मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी मगध का थी राजगीर। राजगीर किसने बनाई थी? तो राजगीर बिंबिसार ने बनाई थी। और बिंबिसार कौन था? मगध का संस्थापक था। तो मगध से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? पाटलिपुत्र। कब? पाटलिपुत्र। किसने करी थी पाटलिपुत्र? उदयन ने करी थी। कल मैंने फुल डिटेल में पढ़ाया था, आपने अगर पार्ट नंबर 13 नहीं देखा है तो पहले 13 को देखिएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? पाटलिपुत्र। ठीक, क्या होगा? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो 1857 का जो विद्रोह है उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस व्यक्ति ने कहा था? ये प्रश्न है हमारा। तो किसने कहा था भाई? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, ये बी.डी. सावरकर ने कहा था? बताइएगा। 1857 का विद्रोह तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। लॉर्ड कैनिंग। क्या होगी? लॉर्ड कैनिंग। कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। ये वायसराय रहे थे 1856 से 1862 तक। तो देखिएगा 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी 29 मार्च, ध्यान से सुनिएगा, 29 मार्च 1857 को ये क्रांति स्टार्ट हुई थी। और ये क्रांति स्टार्ट हुई थी आपके बैरकपुर छावनी से। कहाँ हुई थी? बैरकपुर छावनी से हुई थी, जहां 34वीं रेजिडेंट यानी कि रेजिमेंट्स के सैनिक जो थे मंगल पांडे, ध्यान से सुनिएगा, 34वीं रेजिडेंट के जो सैनिक थे मंगल पांडे, उनके अकॉर्डिंग बनी थी। मंगल पांडे जो थे उन्होंने क्या करी थी? गोली चला दी थी। क्यों? चर्बी वाले कारतूस से, इसलिए उनने मना कर दिया। किससे? फील्ड एनफील्ड जो राइफल थे उसमें भरने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जब मना कर दिया, बैरकपुर छावनी में एक क्रांति हो गई। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रांति कहां से स्टार्ट हुई? मेरठ से। उसके बाद 10 मार्च 1857 को मेरठपुर से क्रांति स्टार्ट हो गई। तो चर्बी लगे कारतूस जो कि मुंह से खोले जाते थे, इसलिए लोग पंडित थे। जब पंडित थे ये लोग, तो इन्होंने क्या करा? चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से नहीं लगाया। अब मुंह से जब इन्होंने नहीं लगाया चर्बी वाले कारतूसों को, तो जो एनफील्ड राइफल थी उन्हें चलाने से मना कर दिया। इसी में आपके अंग्रेज सैनिक परेशान हो गए। ठीक है, और उसी के कारण मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को क्या किया? 29 मार्च 1857 को क्या किया भाई? विद्रोह चालू कर दिया। ये विद्रोह इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा आपका विद्रोह हो गया। ठीक है, जब विद्रोह हो गया तो 10 मई 1857 को, ठीक है, ये मई है, 10 मई 1857 को एक क्रांति मेरठ से शुरू हो गई। ठीक है, और मंगल पांडे प्रश्न बनता है किस रेजिडेंस के सैनिक थे? तो 34वीं रेजिमेंट के क्या थे? सैनिक थे। डिटेल पार्ट भी हम पढ़ सकेंगे 1857 क्रांति का। क्या था प्रश्न? किसने कहा? तो बी.डी. सावरकर ने। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी? तो बी.डी. सावरकर ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तक भी लिखी थी। राइट, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश अगर देखेंगे तो मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश और आपके अफगानिस्तान। तो भारत की सीमा जो लगती है, देखिएगा 7 देशों से सीमा लगती है। पहली बात, कितने देशों से सीमा लगती है? 7 देशों से। ठीक है, अब 7 देश तो आपके वो हो गए और 2 देश आपके और हो गए जिनसे भारत की सीमा लगती है। वो 2 देश हैं आपके मालदीव और श्रीलंका। तो हम कह सकते हैं सीमा तो लगती है, लेकिन मालदीव और श्रीलंका आपके साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाते। कैसे चलिए, लेकिन इसमें अगर मालदीव आंसर है तो आंसर क्या होगा? मालदीव। अगर मालदीव ऑप्शन नहीं होता तो सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है? ठीक है, सबसे छोटा कौन सा? अफगानिस्तान सबसे छोटा है। क्या अफगानिस्तान इसमें सबसे छोटा है? ठीक है, लेकिन इसमें मालदीव ना होता तब। ठीक है, 7 देश आपके, भाई आपके भूटान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, राइट, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल,
बांग्लादेश, म्यांमार, और अगर बात करें तो क्या आपका चीन, क्या होगा चीन। ठीक है, क्या होगा आपके चीन। तो ये 7 देश हैं और प्लस 2 देश उधर। अब आपके देखिएगा 7 देश जो हैं वो आपके भारत के 17 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। कितने? 17 राज्यों की। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका, कौन सा प्रदेश है ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपकी सीमा को स्पर्श करता है? ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो आपने गांधी इरविन समझौता कई बार पढ़ा होगा, उसकी शर्तों को भी पढ़ा होगा, तो एक प्रश्न उसी से बनता है। मैं कह सकता हूं कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, जो कि 2 व्यक्ति के मध्य हुआ था। एक तो लॉर्ड एवन, जो कि 1926 से 1931 तक भारत में वायसराय के पद पर रहे, और महात्मा गांधी। ठीक है, अब पेपर में आपके गांधी इरविन समझौता अगर ना लिखे आए तो हम कह सकते हैं इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। देखिए बात को सुनिएगा सही से, बात अगर सही से सुन गए तो सब कुछ देखिएगा इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। इसे दिल्ली समझौता भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं, गांधी इरविन समझौता भी हम कहते हैं, दिल्ली समझौता भी इसे हम कहते हैं। अब देखिएगा ये सब बातें चल रही थी तो इसमें कुछ शर्तें रख दी गई। इसी में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। ठीक, अब देखिएगा नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार, बिक्री की अनुमति देना, ये बिल्कुल ठीक था। खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये भी ठीक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबने अवज्ञा आंदोलन को रोकना था, ये भी डांडी मार्च जो थी उसको रोकना था, ये भी बिल्कुल ठीक था। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर गलत इसमें क्या था? तो आप सभी लोगों को पता है गलत बताने की क्या जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर खादी से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखिएगा एक बात ये समझिएगा कि ये तो आपके आ गए। अब गोलमेज सम्मेलन की अगर बात आ गई, जिसे हम कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या कहते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कहते हैं, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन पहले कब हुए? 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद 1932 में आपके गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए आपके। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन आपके ओवरऑल हुए, जिन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया। अब देखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सरोजिनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या था? खादी से लेकर कोई टैक्स ऐसे संबंधित नहीं था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आप देखिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में आपके एक तो शिप्ला या शिपकिला, शिपकिला दर्रा स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश में। और आपके अगर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ही दर्रे की अगर हम बात करेंगे तो आपके रोहतांग दर्रा भी है। कौन सा? आपका रोहतांग दर्रा आपके यहीं पर है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सिक्किम में तो नाथुला दर्रा आपके कहां पर है? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा आपके कहां पर है? सिक्किम में है। और आंसर की बात करेंगे तो आपके अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या गजब से क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित? स्वच्छता से है।
डिजिटलीकरण से है, टीकाकरण से है, राजमार्ग विकास से है। तो ये तो आपको पता होगा किससे संबंधित है, आपके टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष ये भी याद रखिएगा। करें अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील स्थित है, एक देखिए बल्लाना प्रश्न है, ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे। कहां पर है, तमिलनाडु में नहीं भाई, तमिलनाडु में नहीं है, मैं आपको पढ़ा चुका, कर्नाटक में भी नहीं है, कहां पर है, आपके केरल में है। केरल में एक झील आपकी और है, वो आप कहते हैं भारत की सबसे बड़ी झील, जिसे कहते हैं वेवनाथ झील। क्या कहते हैं, वेवनाथ झील। आपके अष्टमुडी झील कहां पर है, तो अष्टमुडी झील भी आपके, ठीक है, ये दोनों झीलें आपके केरल में है। केरल में अगर बात करेंगे तो देखिएगा पेरियार नदी भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी आपके कहां पर है, केरल में है। शांत घाटी नेशनल पार्क, हम कह सकते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपके कहां पर है, केरल में है। केरल में जो तट स्थित है उसे हम कहते हैं मालाबार का तट, और तमिलनाडु में जो तट स्थित है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल का तट। क्या कहते हैं उसे, कोरोमंडल का तट कहते हैं। जो केरल में जो स्थित है उसे मालाबार का तट कहते हैं। किस तट के नाम से जानते हैं, मालाबार के तट के नाम से जानते हैं, जो केरल में स्थित है। ठीक है, आप देखिएगा और भी आपके कई सारे प्रश्न बन सकते हैं इसमें, तो चलिएगा प्रश्न तो नहीं बनाते, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना पुनर्गठित होकर अब हो गई है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अरे गलत है, ये तो सही हो ही नहीं सकता। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अच्छा गलत क्योंकि इसमें ग्राम से संबंधित कुछ है नहीं। जवाहरलाल नेहरू समृद्धि योजना, गलत। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, या तो ये वाली होगी या तो ये वाली होगी। मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एकदम जबरदस्त तरीके से निकाल दिए, बहुत आता है पेपर में ये प्रश्न। ठीक है, नामचा बारबा में यूटर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, में यूटर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील से, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से आपके निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। कहां पर जाती है भाई, नागालैंड हो गया, असम हो गया, कहां पर जाती है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहां पर जाती है, आपके अरुणाचल प्रदेश में जाती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए नोबेल पुरस्कार मैं ये नहीं बताऊंगा कहां कहां किसको किसको दिया, कई सारे क्लासों में मैं बता चुका हूं। किसको दिया गया, 6 क्षेत्रों में दिया गया। कितने क्षेत्रों में दिया गया, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो प्रश्न है कि आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सापेक्षता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, तो इनको तो दिया नहीं गया होगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, वशिष्ठ ऊष्मा का सिद्धांत, ब्राउनी गति, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, वैद्युत यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेस्ट, अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान को बनाने वाली सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो संविधान बनाने में कितनी महिलाएं सदस्य थी, ये मैंने आपको बताया है। तो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और संविधान बनने के बाद में कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया था, तो देखिएगा 15 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। कितनी, 15 महिलाओं ने। लीला राय पहली महिला थी जिन्होंने सबसे पहले संविधान पर सिग्नेचर किया था। सबसे पहले सिग्नेचर करने वाली जो महिला थी वो क्या थी, लीला रॉय थी, पहली महिला जिन्होंने संविधान पर सिग्नेचर किया था। और एक मुस्लिम महिला थी जिसे कहते हैं बेगम आजाद। बेगम आजाद एक मुस्लिम महिला थी। ठीक है, बेगम आजाद कैसी महिला थी, मुस्लिम महिला थी। राइट, तो याद रखिएगा संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो हम कह सकते हैं संविधान सभा में आपके ओवरऑल कितनी महिलाएं सदस्य थी, 15। ठीक है, 15 महिलाएं सदस्य थी, बाकी सब पुरुष थे। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो पहली बार एशियन खेल में फुटबॉल ने स्वर्ण पदक कब जीता था, 1951 में। कब जीता था, 1951 में। ठीक है, ये बलनाना प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देखिए कि संविधान से कितना लंबा चौड़ा प्रश्न बनाया है। ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की योग्यता से, देखिएगा 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की योग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिएगा पहले तो 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10th अनुसूची, पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें आखिर है क्या। तो इसमें है दल बदल कानून। ठीक है, इसी पर क्या लगती है? अयोग्यता लगती है, दल बदल कानून। ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखिए भारत का निर्वाचन आयोग, तो भारत के निर्वाचन आयोग की अगर बात करेंगे, भारत का निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के भाग नंबर, इसमें आता है 15 के अंतर्गत आता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52। अध्यक्ष आर्टिकल नंबर 93। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 63। ठीक है, ये तो आपके आर्टिकल होते हैं। तो याद रखिएगा, अब ये आर्टिकल अगर हो गए तो प्रश्न है कि भाई कौन लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता, तो किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा? तो कौन होगा? लोकसभा के अध्यक्ष। कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। राइट, याद रखिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928, 1948, 1928 में की गई। राइट आंसर, बिल्कुल वनडे एग्जाम की तरह लगाना है, फर्स्ट क्लास एकदम जबरदस्त तरीके से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद व राज्य विधानसभाओं के चुनावों का परीक्षण करने की शक्ति देता है? तो अभी तो मैंने बताया चुनाव आयोग, अभी चुनाव आयोग है मात्र। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 में रखा गया, भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 में रखा गया चुनाव आयोग को। और जो आर्टिकल होंगे वो 324 से लेके 329 तक आर्टिकल होंगे। 324 से 329 तक आर्टिकल होंगे। एक क्या है? स्वतंत्र निकाय है। एक क्या है? स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, स्वतंत्र निकाय भी है और कैसा निकाय है? आपके संवैधानिक निकाय भी है। तो स्वतंत्र निकाय भी है और आपके संवैधानिक निकाय भी है ना। स्वतंत्र निकाय भी है और आपके संवैधानिक निकाय भी है। आर्टिकल कौन सा होगा? 324। आर्टिकल होगा 324। ठीक है, अब देखिएगा नया क्वेश्चन। भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बीएसएफ का। ठीक है, बीएसएफ का स्थापना वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाते हैं। आंसर भी क्या होगा? 1 दिसंबर। 31 दिसंबर को यूनिटी डे यानी कि एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिए आंसर होगा आपके 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया? तो नए राज्यों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3। राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 3। 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, एग्जाम वरीयस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। पुस्तक किसने लिखी? नरेंद्र मोदी जी ने लिखी थी। कई साल करंट अफेयर्स में भी रही थी, आज आपके जीके के फॉर्मेट में बनकर आ गई। देखिए बल्लाना ने, इसलिए ज्यादा डिस्कशन कर नहीं रहे हैं। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 21 से, क्या है आर्टिकल नंबर 21 में? राइट टू एजुकेशन। क्या है आपका? राइट टू एजुकेशन।
राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार है आपके। राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा का अधिकार है आपके आर्टिकल नंबर 21A के अंतर्गत। अब शिक्षा के अधिकार को रखा गया था 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत। और शिक्षा का अधिकार आपके मौलिक अधिकार भी है यानी कि फंडामेंटल राइट्स भी है, मौलिक अधिकार भी है आपके, पहला पॉइंट। दूसरा आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है। और अगर बात करेंगे तो मूल कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। ठीक है, तो देखिएगा सब में आपके शामिल किया गया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा दिवस कब बनाते हैं, तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं, अबुल कलाम आजाद की, अबुल कलाम आजाद की याद में शिक्षा दिवस मनाते हैं। कब बनाते हैं, तो 11 नवंबर को बनाते हैं। ठीक है, कब बनाते हैं, 11 नवंबर को मनाते हैं शिक्षा दिवस। ठीक, अब देखिएगा इसमें तो आंसर क्या होगा आपका 86 संविधान संशोधन। ठीक है, बगदाद, देखिए कैपिटल करेंसी का खेल स्टार्ट है। याद रखिएगा बगदाद किसकी कैपिटल है, इराक की। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। चीन की कैपिटल है आपकी बीजिंग। और अगर रूस की कैपिटल है आपकी मॉस्को। ठीक है, सब आपको पता है। तो आपको भाई कैपिटल करेंसी यानी कंट्री, कैपिटल और करेंसी, CCC फार्मूला याद होना चाहिए आपको जबरदस्त तरीके से। मूल्य ह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, तो मूल्य ह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। क्या आंसर होगा इसका, जारी चल रहे कार्य, भूमि, तैयार माल या पूंजीगत वस्तुएं। क्या होती हैं आपकी, पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, क्या होता है आपका, पूंजीगत वस्तुएं। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया। देखिए लाइफ में आजकल इंटरनेट बहुत चल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा इंटरनेट जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, मोबाइल में आपका कितना जीबी डाटा मिलता है डेली, 2 GB। तब 2 GB मान लीजिएगा 1.5 GB मिलता है। अब आप अपने हिसाब से लगा दिए, जो बच्चा, जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा है मोबाइल से, वो तो ठीक है, वो तो सदुपयोग, मोबाइल का क्या करना है, सदुपयोग करना है। तो भाई मोबाइल का सदुपयोग करना है आपको, और कोई उपयोग नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना। अगर आप मोबाइल का सदुपयोग करते हैं तो देखिएगा आपका डाटा मिसयूज नहीं हो रहा है। अब मिसयूज कैसे होगा, जो रील देख रहा है, रील लगातार देख रहे हो, टाइम ही नहीं पता चल रहा है, लगातार रील देखे पड़े हो, वो मिसयूज है। क्या है वो, मिसयूज है आपके। जो मिसयूज है आपका वो आपको नहीं करना, जो आपका यूज है वो आपको करना है, तो मिसयूज आपको नहीं करना है। तो जो मिसयूज करते हैं तो 5 से 6 घंटे में 2 GB डाटा, अगर नेटवर्क ज्यादा बेकार है तो 5 से 6 घंटे, और नेटवर्क बहुत अच्छा है तो 2 से 3 घंटे में 1 GB डाटा, 2 GB डाटा को समाप्त कर देते हैं, है ना। तो मोबाइल का सदुपयोग करिएगा। मान लीजिएगा हमें मंत्री ने करेंसी नहीं याद हो रही है, तो करेंसी को गूगल करिएगा, उनको लिखिएगा, लिखना नहीं है उनको, क्या करना है, या तो लिख के एक स्क्रीनशॉट लगा, जितनी बार स्क्रीनशॉट पे लॉक खोलोगे उतनी बार एक राजधानी याद हो, जितनी बार खोलोगे, एक दिन में फोन की लॉक कम से कम 100 बार खोलते होगे, तो 100 बार में तो तुम लगा दोगे 100 कैपिटल याद, 300 कैपिटल, 195 देश, कितने दिन लगे, है ना। और तुम पहुंच गए बारातों में, तो है आईफोन आपके पास, और लगातार खोल रहे हो, वन प्लस का फोन है लगातार खोल रहे हो, सैमसंग अल्ट्रा है दिखा रहे हो भाई, हाँ ठीक है, 100 बार तुम खोल रहे हो, उतनी बार तुम्हें याद हो जाएंगी। और याद हो जाएगी तो तुम्हें वर्दी मिल जाएगी, और वर्दी अगर तुम्हें मिल गई तो ऐसे अल्ट्रा, ऐसे आईफोन पता है कितने तुम खरीद सकते हो, है ना, घर भी बना सकते हो, कार भी ले सकते हो। तो इसलिए पढ़ लो, पढ़ने से ही दुनिया बन रही है, बिना पढ़ने से कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, इंटरनेट का आविष्कार, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया, विंड शार्प ने किया। ऑप्शन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किसमें है। अब छिपी बेरोजगारी क्या है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है तो उसमें क्या बेरोजगारी है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति ऊपर से बहुत खुश है, अंदर से बहुत दुखी है, यानी कि बहुत कुछ पढ़ाई करे बैठा है, लेकिन उसको पढ़ाई के अनुसार नौकरी नहीं मिल पा रही, पढ़ाई के अनुसार उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, ऐसी दर्दनाक बेरोजगारी जो होती है, इसको क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, छिपी हुई बेरोजगारी होती है, ऊपर से तुम खुश देख रहे हो लेकिन अंदर से तुम बहुत दुखी हो, और इतने दुखी हो कि बहुत दुखी हो। तो किससे संबंधित होगी, आपके कृषि के क्षेत्रों से।
किससे संबंधित होगी? कृषि क्षेत्र से। कहना भारतीय रिजर्व बैंक, देखिए रिजर्व बैंक के बारे में आपको हम पढ़ा चुके, तो इस पे तो हम पढ़ाना नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस अल्पकालिक ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, बैंक दर कहते हैं, या नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। देखिए एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो कि वर्तमान समय में है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, वो आपके पेपर में आ सकते हैं कि रिवर्स रेपो रेट कितनी है, रेपो रेट कितनी है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? रेपो रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कि OCTROI क्या है? टैक्स है, टैक्स कलेक्शन सेंटर है, टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर है, टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर है, क्या सिर्फ टैक्स है? ठीक है। भारत में स्थापित पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? भारत में स्थापित पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो भारत में पहला स्थापित ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई। जो कि बैंक था वो क्या था? प्रथमा बैंक। कौन सा बैंक था? प्रथमा बैंक। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? आपके पीतल नगरी यानी कि मुरादाबाद में इसका मुख्यालय है। कहां पर मुख्यालय? मुरादाबाद में। तो भारत का पहला RRB कौन सा था? तो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? प्रथमा बैंक। आंसर क्या होगा? प्रथमा बैंक। ठीक है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? आपके प्रथमा बैंक। कौन सा बैंक था? प्रथमा बैंक था आपका क्षेत्रीय